हेलो दोस्तों, मैं हूं अमितोष सिंह और आपका स्वागत है मॉडर्न ऑफिस स्किल्स यूट्यूब चैनल में। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की ट्रेनिंग के रिगार्डिंग जो हमारी पहली वीडियो थी उसको आपने बहुत अच्छा प्यार दिया, तो उसके लिए धन्यवाद दोस्तों। इसी श्रृंखला में आज आपके सामने हम दूसरी वीडियो लेके आ रहे हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि होम टैब पे कौन कौन सी ऑप्शंस हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल फ़ॉन्ट है, अलाइनमेंट है और नंबर सिस्टम है, फॉर्मेटिंग है, उनके बारे में बात करेंगे। एक बड़ा सेशन रहेगा, सो इस वीडियो को हम 2 पार्ट्स में लेके आएंगे। चलिए दोस्तों, आज की क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हम बात करेंगे होम टैब के बारे में और इसमें बहुत सारी डिटेल्स हैं। ये आपका एक बेस बना देगी, तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप इस क्लास पे ध्यान दीजिए और ये क्लास थोड़ी लंबी भी चलने वाली है। होम टैब में ज़्यादातर जो ऑप्शंस हमारे पास आ रही हैं वो फॉर्मेटिंग की आ रही हैं, और इसके बारे में जब हम बात करते हैं तो हमारे पास क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, अलाइनमेंट, नंबर, स्टाइल, सेल्स एंड एडिटिंग, ये सारे रिबन्स हमारे पास आ रहे हैं कि आपको साथ साथ वन बाय वन हम इनको डिस्कस भी करेंगे और साथ साथ इनके जो कीबोर्ड शॉर्टकट्स हैं वो भी आपको डिस्प्ले पे नज़र आएंगे। सो चलिए शुरू करते हैं। होम टैब में दोस्तों सबसे पहले आता है क्लिपबोर्ड। इसमें हमारे पास कट, कॉपी, पेस्ट की ऑप्शंस नज़र आ रही हैं। बहुत ही सिंपल ऑप्शंस हैं। ये हर जगह विंडोज़ में एप्लीकेबल है और इनको अच्छे से यहाँ पे एक्सेल में हम यूज़ करना सीखेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कॉपी की। कॉपी करने के लिए हमें सबसे पहले, हमने कल भी बताया था कि हमें अच्छे से सिलेक्ट करना आना चाहिए, तो हम डेटा को पहले सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के लिए हम कीबोर्ड शॉर्टकट्स का इस्तेमाल करेंगे, जो मैं साथ साथ आपको डिस्प्ले भी करता रहूँगा। सो हमने ये डेटा सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद हम इसको कॉपी करते हैं। कॉपी करने के लिए आप इसको यहाँ से भी क्लिक कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप कंट्रोल सी भी प्रेस कर सकते हैं, इसका शॉर्टकट है। सो कंट्रोल सी प्रेस करने के बाद ये जो डेटा सिलेक्टेड है वो हाईलाइट होना शुरू हो जाता है, और जिस जगह पे आप इसको पेस्ट करना चाहते हैं, कॉपी का मतलब होता है इसकी एक और कॉपी बनाना, राइट। सो कॉपी किया हुआ डेटा हम किसी और जगह पे पेस्ट करते हैं, तो उस सेल पे हम क्लिक करते हैं, कंट्रोल वी प्रेस करते हैं, तो हमारे पास सेम डेटा, उसकी एक और कॉपी हमारे पास तैयार हो जाती है। और इस तरह से हम इस 2 कमांड्स को यूज़ करते हैं। पेस्ट की जो शॉर्टकट है वो है कंट्रोल वी। ये जो 3 कमांड्स हैं, कट, कॉपी, पेस्ट, इनको हम कॉम्बिनेशन में यूज़ करते हैं। यहाँ पे मैं आपको ये शॉर्टकट्स यहाँ पे लिख भी देता हूँ। दोस्तों, क्लिपबोर्ड में हमारे पास 3 कमांड्स हैं, जैसे मैंने अभी बताया, कट, कॉपी, पेस्ट। ये तीनों कमांड्स 2-2 के कॉम्बिनेशन में लगती हैं। या आप कट करके पेस्ट कर सकते हैं और आप इनको कॉपी करके पेस्ट भी कर सकते हैं। दोस्तों, जब हम कट करने के बाद पेस्ट करते हैं, कट का मतलब होता है उसको एक जगह से दूसरी जगह मूव करना, राइट। तो हम डेटा सेलेक्ट करते हैं, इसको हम शॉर्टकट से सिलेक्ट कर लेते हैं, कंट्रोल एक्स प्रेस करते हैं जो हमारे पास कट का शॉर्टकट है, और उसके बाद हम इसको दूसरी जगह पे पेस्ट कर देते हैं। ठीक, आपने देखा कि जो डेटा है वो एक जगह से मूव हो गया। ठीक है, जो हमने सेल सेलेक्ट किया था, एक्टिव सेल बनाया था, उसकी वहाँ पे जाके वो जो डेटा है वो एक जगह से दूसरी जगह पे मूव हो गया। इसकी कोई डुप्लीकेट कॉपी नहीं बन रही, राइट। बट जब हम कॉपी करने के बाद पेस्ट करते हैं तो डेटा की एक डुप्लीकेट कॉपी बनती है। इस बात का आपको ध्यान रखना है, और ये विंडोज़ में हर जगह एप्लीकेबल है। कट, कॉपी, पेस्ट आप किसी भी फोल्डर, फाइल, एप्लीकेशन या किसी भी एप्लीकेशन, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की या किसी एप्लीकेशन में इन कमांड्स को अप्लाई कर सकते हैं। ये हर जगह पे एप्लीकेबल है। और यहाँ पे मैंने एक और कमांड यूज़ की है, कंट्रोल प्लस जेड। ठीक है, इसका काम क्या है, ये अनडू की ऑप्शन है। आपने जो इमीडिएटली अभी जो कोई एक्शन किया है एक्सेल पे, उसको अगर आप रिवर्स करना चाहते हैं, जैसे अभी मैंने कॉपी पेस्ट किया था, तो उसको आप रिवर्स करना चाहते हैं तो हम कंट्रोल एंड जेड से उसको 1 स्टेप पीछे जा सकते हैं। बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है ये। चलिए नेक्स्ट रिबन बॉक्स की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट में आ जाता है हमारा फॉन्ट। बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
जब हम डेटा एंट्री की बात करते हैं या इसमें टाइप करने की बात करते हैं तो फ़ॉन्ट, उसकी सिलेक्शंस और जो आपको दिख रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सो सबसे पहले यहाँ पे ऑप्शन आ रही है फ़ॉन्ट की। फ़ॉन्ट होता क्या है? फ़ॉन्ट एक्चुअली होता है जो आप टेक्स्ट लिखते हैं, जो अक्षर लिखते हैं, उनकी बनावट को हम फ़ॉन्ट कहते हैं। जैसे आपने देखा कि इंग्लिश में बहुत सारे फ़ॉन्ट्स हैं, अल्फ़ाबेट सेम है, अक्षर सेम है, बट उनकी बनावट, उनका स्टाइल डिफरेंट है। सो हमारे पास यहाँ पे बहुत सारे फ़ॉन्ट्स आ रहे हैं। इनको आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं। आप डेटा सेलेक्ट करने के बाद या उससे पहले भी इसको सेट कर सकते हैं कि आपने कौन सा फ़ॉन्ट यूज़ करना है। टाइप करने के बाद भी आप इनको चेंज कर सकते हैं। सो इस तरह से कुछ ये आपके जो फ़ॉन्ट्स हैं ऑलरेडी डिस्प्ले में, प्रीव्यू में भी चेंज होते जाएंगे। बहुत बढ़िया ऑप्शन है। पर दोस्तों एक बात का ध्यान रखना है, जब हम एक्सेल पे काम कर रहे हैं तो हमें ये रिपोर्ट एक तरह से या डेटा है कई बार प्रिंट करना पड़ता है या दूसरी जगह भेजना पड़ता है, तो हमें कुछ स्टैंडर्ड फ़ॉन्ट्स का ही इस्तेमाल करना चाहिए। उनको टाइप करने में और टाइप किया हुआ पढ़ने में बहुत आसानी रहती है। कई फ़ॉन्ट होते हैं जो स्टाइलिश होते हैं, बट जब जब आप पढ़ने की बात करेंगे, उस डेटा को रीड करने की बात करेंगे तो बड़ी दिक्कत आती है। सो हमारे पास कुछ स्टैंडर्ड फ़ॉन्ट्स हैं, इंग्लिश के फ़ॉन्ट्स हैं। एरियल हो गया, न्यू टाइम्स रोमन हमारे पास है, कैलिबरी है, वर्डना है, एरियल है। सो ये कुछ स्टैंडर्ड फ़ॉन्ट्स हैं। इनको यहाँ पे पढ़ना और टाइप करना आसान रहता है, इन पे काम करना आसान रहता है। बिल्कुल इसके साथ दोस्तों है फ़ॉन्ट साइज़। फ़ॉन्ट साइज़ क्या होता है? जो आप अक्षर लिख रहे हैं, टेक्स्ट है, कोई नंबर है, उसका साइज़ कितना होना चाहिए, ठीक है? वो बड़े होने चाहिए, छोटे होने चाहिए। सो उसका साइज़ जो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। हमारे पास बहुत सारी ऑप्शंस हैं। सो अपनी ज़रूरत के हिसाब से आप उस साइज़ को यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं। सो आप पहले भी इसको सेट कर सकते हैं या आपने कोई डेटा टाइप किया हुआ है उसके बाद भी इसके साइज़ को चेंज किया जा सकता है। बट वही कि इस बात का आपने ध्यान रखना है कि अगर आपने जो फ़ॉन्ट है, फ़ॉन्ट साइज़ है, वो ना तो ज़्यादा छोटा रखना है ना ज़्यादा बड़ा रखना है। जब आप बड़ा रखेंगे तब भी आपको इस डेटा को रीड करने में दिक्कत आएगी, और अगर आप बहुत छोटा रखेंगे, उसका प्रिंट लेंगे या आप स्क्रीन पे देखेंगे तो तब भी आपको इसमें दिक्कत आएगी। सो फ़ॉन्ट साइज़ की एक स्टैंडर्ड रेंज है 10, 11, 12, बहुत कंफर्टेबल रेंज है, इसी में ही आपको काम करना चाहिए। इसके बिल्कुल साथ शॉर्टकट्स भी दिए हुए हैं फ़ॉन्ट साइज़ को इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करने के, तो आप यहाँ से भी अच्छे से इसको कर सकते हैं। डेटा सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आप क्लिक करने से आप डेटा सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ से इस डेटा के फ़ॉन्ट साइज़ को बढ़ा सकते हैं और घटा भी सकते हैं। दोनों शॉर्टकट्स आपको साथ में दिए गए हैं फ़ॉन्ट रिबन में। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, यहाँ पे नीचे 3 ऑप्शंस आ रही हैं, बोल्ड, इटैलिक एंड अंडरलाइन, राइट? सो आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से जो डेटा दिया गया है, टेक्स्ट है जो हमारे पास यहाँ पे, उसको बोल्ड कर सकते हैं। आप कंट्रोल एंड बी प्रेस करने से डेटा को बोल्ड भी कर सकते हैं। सो यहाँ पे ये ऑप्शन दे रखी है। उसी के साथ अगर आपको ज़रूरत है कि इसको इटैलिक किया जाए, मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा कि जो इटैलिक हम यूज़ करते हैं वो किसी स्टेटमेंट के लिए करते हैं या कोई कोड किया हुआ है उसके लिए करते हैं स्पेशली। अगर आपको ज़रूरत लगती है, अपनी ज़रूरत के हिसाब से आप इसको इटैलिक भी कर सकते हैं। इसके लिए आपके पास बहुत बढ़िया ऑप्शन है, आप कंट्रोल एंड आई को प्रेस करके इन इटैलिक में भी कन्वर्ट किया जा सकता है। नेक्स्ट जो ऑप्शन हमारे पास आती है अंडरलाइन की है। आप अगर किसी टेक्स्ट को, किसी डेटा को अंडरलाइन करना चाहते हैं, उसको हाईलाइट करना चाहते हैं, तो कंट्रोल और यू को प्रेस करने से आप इनको अंडरलाइन भी कर सकते हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको करके दिखाया। सो ये हमारे पास 3 ऑप्शंस आ रही हैं। उसके बिल्कुल साथ में आपको ऑप्शन नज़र आ रही है बॉर्डर की। बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, हर जगह हमें ये यूज़ करनी पड़ती है। जब आपने टाइप किया हुआ है, यहाँ पे एक्सेल में आप देख रहे हैं, यहाँ पे मैंने कुछ सैम्पल डेटा टाइप किया हुआ है, बट जब इसका मैं प्रिंट प्रीव्यू लूँगा तो मुझे सिर्फ डेटा नज़र आ रहा है, वहाँ पे बॉक्सेस नहीं नज़र आ रहे, राइट? सो बॉक्सेस आपको वैसे तो यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, जो जिनको हम सेल बोलते हैं, बट वो प्रिंट में नहीं है, एग्जिस्ट नहीं कर रहे, तो उनको हमें उन सेल्स के बॉर्डर को सेपरेटली हमें यहाँ पे ड्रॉ करना पड़ता है, और ये हम यहाँ से
इस ऑप्शन से इसको ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, हमें डेटा सेलेक्ट करना पड़ता है। मैंने कल भी बात की थी कि डेटा को हमें इफेक्टिवली सिलेक्ट करना आना चाहिए, क्योंकि जो भी काम करने जा रहे हैं हम एक्सेल में, सबसे पहले हमें डेटा को सिलेक्ट करना पड़ता है। सो उसके कीबोर्ड शॉर्टकट्स हैं जो मैंने ऑलरेडी आपको बताए हुए हैं, साथ साथ फिर से मैं रिवाइज भी करता चलूँगा। हम बात कर रहे थे सेल के बॉर्डर को बनाने की। यहाँ पे ऑप्शन है, यहाँ पे ऑल बॉर्डर की ऑप्शन है, बहुत सारी ऑप्शंस है, टॉप बॉर्डर, लेफ्ट बॉर्डर, राइट बॉर्डर। सो ज़्यादातर हमें ज़रूरत पड़ती है ऑल बॉर्डर की। जब आप इसको ऑल बॉर्डर की ऑप्शन लगाएंगे और इसका प्रिंट प्रीव्यू देखेंगे तो तब आपको सेल्स जो हैं वो नज़र आएंगे प्रिंट में भी। दोस्तों, मैंने आपसे पिछली क्लास में भी बात की थी कि डेटा को हमें एडजस्ट करना पड़ता है, उसके कॉलम्स और रोज़ की जो हाइट और विड्थ है उनको एडजस्ट करना पड़ता है। तो यहाँ पे भी आप देख रहे हैं कि कॉलम सी में हमारे पास जो टेक्स्ट लिखा हुआ है उसमें से तो वो कुछ दिख रहा है, कुछ नहीं दिख रहा है। तो कल जो लास्ट क्लास में भी हमने बात की थी कि इसको ऑटो एडजस्ट करना चाहिए, तो हम कॉलम सेलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे, हमारा जो डेटा है वो ऑटो एडजस्ट हो जाता है और यहाँ पे हमें जिस कॉलम को जितनी जगह देनी चाहिए जगह यहाँ पे दी जाती है। नेक्स्ट फॉन्ट ऑप्शन में हमारे पास नज़र आ रहा है कलर फिल। आप डेटा के बैकग्राउंड में कोई भी कलर फिल कर सकते हैं अपनी ज़रूरत के हिसाब से। ये एक अच्छी ऑप्शन नहीं है, क्योंकि अभी जो लेटेस्ट वर्जन आ रहे हैं एक्सेल के उनमें बहुत सारी स्टाइलिंग जो है ऑलरेडी कलरिंग में दे रखी होती है, ग्रेडियंट में दे रखी होती है। बट फिर भी आप अगर किसी सेल को कलर फिल करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, यहाँ से कलर सेलेक्ट किया जा सकता है। यहाँ पे मोर कलर्स की ऑप्शंस भी है, आप बहुत माइन्यूटली इन चीज़ों को यहाँ पे मॉनिटर कर सकते हैं और अपने हिसाब से जो बैकग्राउंड देना चाहते हैं कलर्स को, अगर आप देना चाहते हैं तो यहाँ पे दी जा सकती है। नेक्स्ट, इसी श्रृंखला में आप जैसे हम कलरिंग की बात कर रहे थे एक्सेल में, तो आप डेटा का जो फॉन्ट है उसको भी कलर दे सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास टेक्स्ट कलर या फॉन्ट कलर का ऑप्शन आ रही है। अपनी ज़रूरत के हिसाब से आप फॉन्ट के कलर को भी यहाँ पे चेंज कर। दोस्तों, नेक्स्ट हमारे पास जो रिबन आ रहा है उसका नाम है अलाइनमेंट। आपको यहाँ पे नज़र आएगा ऊपर, ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट अलाइनमेंट ऑप्शंस हैं। अलाइनमेंट का मतलब क्या होता है, ठीक है, जब इसका मीनिंग हम जानने की कोशिश करते हैं तो अलाइनमेंट से हमें पता लगता है कि टेक्स्ट या जो भी डेटा है हमें बॉक्स के किस डायरेक्शन में रखना है, ऊपर उसकी हाइट के हिसाब से टॉप बॉटम मिडिल में रखना है या लेफ़्ट राइट सेंटर में रखना है, या उसको किसी भी डायरेक्शन में रखना है। शुरुआत से जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे इस सेल में, तो हरियाणा अगर टेक्स्ट लिखा हुआ है तो उसके आगे कितनी स्पेस होनी चाहिए, इन सब बातों को हम यहाँ पे अलाइनमेंट में देखते हैं। सो इनको एडजस्ट किया जा सकता है, हम एक एक करके इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमारे पास ऑप्शंस आती हैं लेफ़्ट, राइट और सेंटर अलाइनमेंट की, राइट। सो किसी भी कॉलम के डेटा को आप लेफ़्ट, राइट और सेंटर अलाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे टेक्स्ट है तो हम इसको लेफ़्ट अलाइन रखते हैं, सेंटर भी किया जा सकता है इसको, या इसको राइट अलाइनमेंट में भी रखा जा सकता है। टेक्स्ट जो है हमारा मोस्टली हमें लेफ़्ट अलाइनमेंट में रखना चाहिए, क्योंकि मोस्टली जितनी भी हम लैंग्वेजेस पढ़ते हैं या लिखते हैं उनमें से एक दो को छोड़ के, तो उनको हम लेफ़्ट से राइट की तरफ पढ़ते और लिखते हैं। जो टेक्स्ट की जो अलाइनमेंट है वो हमें लेफ़्ट अलाइन रखनी चाहिए। और अगर आपके पास यहाँ पे सीरियल नंबर हो, जहाँ पे मैं सीरियल नंबर ऐड कर देता हूँ, राइट। जो सीरियल नंबर्स है अपनी ज़रूरत के हिसाब से आप इनको सेंट्रल अलाइन कर सकते हैं। कॉलम को सिलेक्ट करने के बाद हम इनको सेंट्रल अलाइन कर देते हैं। यहाँ पे यूनिट्स और यूनिट कॉस्ट आ रही है, नंबर्स लिखे हुए हैं, अमाउंट हो सकती है, करेंसी हो सकती है। यहाँ पे यूनिट कॉस्ट में जो आपको नंबर्स दिए गए हैं या यूनिट प्राइस दिया गया है वो बहुत छोटा है, राइट। अगर ये 10,000 लाखों में करोड़ों में है तो आपको इसमें दिक्कत आ सकती है। इनकी जो अलाइनमेंट है, स्पेशली जो नंबर्स की अलाइनमेंट होती है उसको आपने राइट अलाइनमेंट में रखना होता है। यहाँ पे इसको हम राइट अलाइन कर देते हैं। उससे होता क्या है मैं आपको यहाँ पे करके दिखाता हूँ कि 10,000 और 1 लाख में आपको डिफरेंस आसानी से पता लग जाएगा, अंतर करना आसान हो जाएगा अगर आपने इसको राइट अलाइन किया हुआ है करेंसी को, तो उसको
रीड करने में आसानी रहती है, हमें पता लगता है कि 10,000 और 1 लाख है, तो इसको हम आसानी से समझ सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ऊपर हमारे पास यहाँ पे ऑप्शंस आ रही हैं, टॉप अलाइनमेंट, मिडल अलाइनमेंट एंड बॉटम अलाइनमेंट। सो इनको कैसे हम देखते हैं, हमने डेटा सेलेक्ट किया और इनकी रोज को थोड़ा बढ़ा देते हैं। तो देखिए, सो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे जितने भी सेल्स नज़र आ रहे हैं उनमें जो डेटा है वो बॉटम अलाइन है। सो इसको हम अपनी ज़रूरत के हिसाब से चेंज कर सकते हैं, उनको टॉप अलाइन किया जा सकता है, मिडल अलाइन किया जा सकता है और यहाँ पे इसको सेंटर अलाइन भी किया जा सकता है। सो इस तरह से आप अपनी जो प्रेजेंटेशन है, डेटा की प्रेजेंटेशन है, उसको बहुत अच्छे तरीके से सुंदर बना सकते हैं। उस आगे जो दो ऑप्शन आ रही है दोस्तों, उसको हम बोलते हैं एंगल ओरिएंटेशन। सो हम किसी भी सेल की जो ऊपर हेडिंग्स हैं या यहाँ पे रो में हमारे पास फर्स्ट कॉलम में आ रहे हैं, उनकी ओरिएंटेशन को आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बहुत सारी ऑप्शंस आती हैं, आप काउंटर क्लॉकवाइज, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, आप बहुत तरीके से इनको फॉर्मेट कर सकते हैं। हमने ये फर्स्ट कॉलम सेलेक्ट किया और इसकी ओरिएंटेशन को हमने काउंटर क्लॉकवाइज कर दिया। सो देखिए, इस तरह से हमारी जो डेटा है हम उसको और अच्छा बेहतर बना सकते हैं। फिर इनको कलर भी दिया जा सकता है अपनी ज़रूरत के हिसाब से। तो इसकी प्रेजेंटेशन को बढ़िया बनाने के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है इंडेंट। इंडेंट क्या होता है, जैसे हमने पहले ही बात किया, वर्ड में भी इसको यूज़ किया जाता है बहुत अच्छे तरीके से। सेल में जो जगह है, राइट, हमने यहाँ पे जो टेक्स्ट लिखा हुआ है वो लेफ़्ट अलाइंड है और लेफ़्ट से वो शुरू हो रहा है, राइट। सो जहाँ से वो शुरू हो रहा है उसके आगे कुछ स्पेस दी गई है, उसको हम बढ़ा और घटा सकते हैं, उसी को हम इंडेंट बोलते हैं। हम सेल सेलेक्ट करने के बाद जो इंडेंट है उसको यहाँ से इंक्रीज़ कर सकते हैं और यहाँ से डिक्रीज़ भी किया जा सकता है। सो पूरे कॉलम को सिलेक्ट करके हम इसको इंडेंट को, ये यहाँ पे आप देखिए कि जो डेटा है हमारा वो दिखने में बेहतर नज़र आने लग जाएगा। सो उसी के लिए इसको हम यूज़ करते हैं। यहाँ पे हर कॉलम को हम उसकी इंडेंट को थोड़ा बढ़ा के जो हमें डेटा दिख रहा है उसको हम और बेहतर बना सकते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों, यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आ रही है रैप टेक्स्ट की। रैप टेक्स्ट की ऑप्शन हमें बहुत बार यूज़ करनी पड़ती है, क्योंकि होता क्या है कि हमारे पास जो डेटा शीट दी गई होती है यहाँ पे जो आपको नज़र आ रही है, ये काफ़ी बड़ी होती है और जब हमें इसका प्रिंट लेना पड़ता है या इसको सेट करना पड़ता है तो हमें चाहिए होता है कि जो कॉलम्स की विड्थ है वो हमारे पेपर साइज़ के हिसाब से हो, वो लैंडस्केप में भी हो सकती है, पोर्ट्रेट में भी हो सकती है। सो अगर आपको यहाँ पे आप देखिए कि कॉलम सी में जो हमारे पास डेटा आ रहा है वो हमारे पास प्रॉपरली दिखाई नहीं दे रहा, तो उस डेटा को हमें एडजस्ट करने के लिए, एक ही सेल में एडजस्ट करने के लिए हमें रैप टेक्स्ट का ऑप्शन नज़र आती है यहाँ पे। इसको क्लिक करने से आप क्या देखते हैं कि जो टेक्स्ट है हमारा, लाइन और रो जिसको बोलते हैं हम, उसकी जो हाइट है उसमें अपने आप वो आना शुरू हो जाता है, एडजस्ट हो जाता है। सो इस तरह से हम रैप टेक्स्ट को यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है दोस्तों। नेक्स्ट जो ऑप्शन हमें नज़र आती है यहाँ पे वो है मर्ज एंड सेंटर की। अब दो सेल्स को मर्ज कर सकते हैं और उन्हें एक सेल की तरह बिहेव करने के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कॉलम स्टेट और एजेंट के कॉलम को मर्ज करना चाहता हूँ यहाँ पे, तो इसको आप यहाँ से क्लिक करके मर्ज कर सकते हैं। ओके, सो होता क्या है कि अगर उसमें दोनों में टेक्स्ट है तो वो जो लेफ़्ट सेल में जो डेटा दिया गया होता है उसको वो सिलेक्ट कर लेता है और सेंटर में कर देता है। अगर आप चाहते हैं कि सेल के नीचे दो कॉलम्स आए तो इस तरह से आप बहुत बढ़िया तरीके से इसको मर्ज कर सकते हैं। आप कितने भी सेल्स को मर्ज कर सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ पे मान लीजिए आप यहाँ पे एक हेडिंग बनाना चाहते हैं और उसमें लिखना चाहते हैं कि किस कंपनी के ये ऑर्डर्स हैं, तो आप उन सेल्स को मर्ज कर सकते हैं और वहाँ पे किसी भी कंपनी का नाम, फॉर एग्जांपल द रॉकेट सेल्स कॉरपोरेशन, ठीक है। सो इस तरीके से ये एक सेल की तरह बिहेव करेगा। आप इसको अच्छे तरीके से एक स्पैन की तरह भी यूज़ कर सकते हैं, बहुत बार हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है। सो मर्ज एंड सेंटर में भी हमारे पास ऑप्शंस हैं कि आप मर्ज अक्रॉस करना चाहते हैं। हाँ देखिए, यहाँ पे
सेल्स को अनमर्ज करने के लिए आपने मर्ज कर दिए हैं, उनको आप वापस से एक एक सेल की तरह बनाना चाहते हैं, तो उनको हम इसी ऑप्शन से यहाँ पे अनमर्ज भी कर सकते हैं और जो आपका डेटा है वो एक सेल में आ जाएगा और बाकी के सेल्स हैं वो उसी तरीके से सिंगल सेल की तरह आपको दिखने लगेंगे। एक बात का ध्यान रखिए दोस्तों, कई बार होता है क्या है कि हम सेल्स को मर्ज कर देते हैं, बट जब आप कॉलम सेलेक्ट करेंगे तो वो कॉलम्स जो हैं वो मर्ज सेल को कम्प्लीटली सेलेक्ट कर लेंगे। हो सकता है कि मर्ज सेल के नीचे जो दिया गया डेटा है वो आपको अलग से सेलेक्ट करना हो। सो मैंने जो यहाँ पे जो रो इंसर्ट की थी उसको हम डिलीट कर देते हैं और इस सेल को भी हम अनमर्ज कर देते हैं। उसी सेल पे जब आप दोबारा से क्लिक करेंगे ऑप्शन पे तो हम इसको अनमर्ज भी कर सकते हैं, इन सेल्स को तोड़ भी सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो ऑप्शन आ रही है यहाँ पे वो है नंबर रिबन, इसको बोलते हैं। एक्चुअली ये नंबर रिबन नहीं है, इसमें बहुत सारी ऑप्शंस है फॉर्मेटिंग की। हम देखते हैं। सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि फॉर्मेटिंग होती क्या है। एक सेल में हमारे पास जो टेक्स्ट है वो कैसे दिखना चाहिए, किस फॉन्ट में होना चाहिए, ये सब हम डिसाइड करते हैं सेल फॉर्मेटिंग में। इसके कुछ कमांड्स वो यहाँ पे भी दिए गए हैं, नंबर रिबन में भी दिए गए हैं। अदरवाइज आप इसको राइट क्लिक करके यहाँ से राइट क्लिक करने के बाद फॉर्मेट सेल्स में जाने के बाद यहाँ पे बहुत सारी ऑप्शंस आती हैं फॉर्मेट सेल्स की, उसकी अलाइनमेंट, फॉन्ट, बॉर्डर, फिल, प्रोटेक्शन। ये सब आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। ये एक तरह का डायलॉग बॉक्स है। यही ऑप्शंस हम यहाँ पे रिबन्स में भी देख रहे हैं ऊपर, राइट। यहाँ पे फॉन्ट भी आ रहा है, अलाइनमेंट भी आ रही है। नंबर में हमारे पास जैसे यहाँ पे बहुत सारी ऑप्शंस आ रही हैं। यहाँ पे कुछ शॉर्टकट्स जो दिए हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट जो किसी भी सेल की फॉर्मेटिंग होती है वो जनरल सेलेक्ट होती है। इसको आपने अगर किसी विशेष कॉलम को हमने सेलेक्ट करना होता है उसकी फॉर्मेट को, फॉर एग्जांपल हम इसको यूनिट कॉस्ट जो है हमारी रुपीज़ में है तो हम इसको करेंसी बना देंगे, यहाँ से सेलेक्ट करेंगे और ये करेंसी हमारी सेलेक्ट हो गई। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे डॉलर साइन आ चुका है। इस डॉलर साइन को हम यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं। हमें रुपीज़ चाहिए तो हम रुपीज़ यहाँ पे लगा सकते हैं, यूरो चाहिए यूरो लगा सकते हैं। बट आप ध्यान दीजिए कि ये सिर्फ डिस्प्ले में आ रहा है, आपको दिख रहा है यहाँ पे हमने यूरो का साइन यहाँ पे लगा दिया, बट हमारे जो एड्रेस बार में सिर्फ 2 लिखा हुआ आ रहा है। इसकी कैलकुलेशन से कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर आप मैनुअली यहाँ पे यूरो टाइप करेंगे और 2 लिखेंगे तो वो अपने आप टेक्स्ट बन जाएगा। इस बात का ध्यान रखना। प्रेजेंटेशन के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर आपने यहाँ पे डिस्प्ले करना है रुपये साइन या डॉलर साइन तो आप उसको टाइप मत कीजिए कीबोर्ड से। इस तरह से करेंगे तो आप सेल्स के ऊपर कैलकुलेशंस भी कर पाएंगे। इसके अलावा आप इसको राइट क्लिक करके फॉर्मेट सेल्स में जाने के बाद यहाँ पे करेंसी दिया हुआ है जैसे, तो इसको आप चेंज भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे इंडियन रुपी का साइन नहीं आ रहा था तो यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे सिंबल्स हैं यहाँ पे दिए हुए हैं, तो आप उनको सिलेक्ट कर सकते हैं। हम यहाँ पे ढूंढते हैं कि रुपी का साइन कहाँ पे आ रहा है। बहुत सारे हैं, जैसे बंगाली है, इंग्लिश इंडिया, हम जैसे सिलेक्ट करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे रुपी का साइन नज़र आने लग जाएगा। और ये हमने टाइप नहीं किया है और ये सिर्फ डिस्प्ले में है। जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे फॉर्मूला बार में सिर्फ 2 लिखा हुआ नज़र आएगा, बट डिस्प्ले में और प्रिंट में हमें रुपी का साइन यहाँ पे नज़र भी आएगा। और उसी हिसाब से जब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 2 रुपये और यहाँ पे 00 पैसे लिखे हुए हैं, इनको भी आप यहाँ पे डेसिमल के बाद, दशमलव के बाद हम कितने डेसिमल्स तक हमें ज़ीरो डालने हैं उनको भी यहाँ से इंक्रीज़ और डिक्रीज़ किया जा सकता है, राइट। ये बहुत ज़रूरी है और डिस्प्ले के लिए भी। और कई बार हमें चाहिए होता है कि मान लीजिए अमाउंट जो लाखों में है तो हमें वहाँ पे पॉइंट के बाद कुछ डेसिमल्स भी चाहिए होते हैं, अक्षर भी चाहिए, 2.5 लाख, 2.56 लाख। वहाँ पे ज़रूरत होती है, बट अगर रुपीज़ में है तो वहाँ पे हमें इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। यहाँ पे हमारे पास कॉलम बी में ऑर्डर डेट दी हुई है। यहाँ पे हमारे पास डेट्स आ रही हैं। वो डेट्स यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे फॉर्मेटिंग का स्टाइल भी डेट में आ चुका है। इसको हम कैसे डिफ़ाइन कर सकते हैं,
सो मोर नंबर फॉन्ट्स में या आप शिफ्ट प्रेस करके भी फॉर्मेट सेल्स में जाएंगे तो हमारे पास डेट में बहुत सारी ऑप्शंस आती है दोस्तों। आप यहाँ पे जो डेट्स दी गई हैं उनको किस तरह से यहाँ पे डिस्प्ले करना चाहते हैं। आप फुल लेंथ में करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल आपके पास यहाँ पे संडे 6 जनवरी 2019 उस तरीके से आ जाएगा। ये यहाँ पे टाइप नहीं किया गया दोस्तों, इस बात का ध्यान रखना है, पर ये सिर्फ डिस्प्ले हो रहा है। एक्चुअल में जो हमारे पास डेटा है वो हमने इस तरह से टाइप किया हुआ है। यहाँ पे कोई सिंपल सी हम ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल जो हम मोस्टली यूज़ करते हैं DD MM और YY, तो उससे उस तरीके से भी हम इसको यहाँ पे लिख सकते हैं। सो ऐसा होता क्या है कि जब हम टाइप करते हैं तो बार बार टाइप करते वक्त कई बार होता है कि किसी ने 060119 टाइप कर दिया, किसी ने 2019 टाइप कर दिया। तो उस चीज़ को स्टैंडर्डाइज करने के लिए हम इसका जो फॉर्मेट है, ठीक है, डेट का फॉर्मेट है, वो अलग से सेट कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमें इस कॉलम में डेट्स डालनी है, तो हम पहले यहाँ पे इसकी जो फॉर्मेटिंग है वो डेट के हिसाब से कर लेंगे, और किस तरह से डेट डिस्प्ले हो हमारे पास, टेक्स्ट में भी डिस्प्ले होनी चाहिए। तो इस कॉलम में जब भी आप कोई डेट डालोगे, फॉर एग्जांपल हमने ये कुछ डेट डाली, तो एंटर प्रेस करने के बाद उसका जो डिस्प्ले हमारे पास आएगा वो इस तरीके से चेंज हो जाएगा। सो इस तरीके से भी कर सकते हैं, और बहुत बढ़िया ऑप्शन है। आप यहाँ पे फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पे मैंने एक और डेट डाली है, तो इन डेट्स के बिटवीन हमें डिफरेंस चाहिए, कितने दिनों का फ़र्क यहाँ पे नज़र आ रहा है, तो मैं सिंपली यहाँ पे इन डेट्स के बीच फॉर्मूला भी एक तरह से लगा सकता हूँ, और इसकी जो फॉर्मेटिंग है मैं नंबर में लगा देता हूँ। सो इन डेट्स के बीच 60 दिनों का फ़र्क है। सो लिखा हुआ नज़र आ रहा है एज ए टेक्स्ट, बट इसके ऊपर हम फॉर्मूलाज भी लगा सकते हैं। इन चीज़ों का भी हमें साथियों ध्यान रखना है। सो यहाँ पे हमारे पास बहुत सारी ऑप्शन आती हैं। जब हम राइट क्लिक करने के बाद फॉर्मेट सेल्स में जाते हैं, उसके बारे में थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास जो फॉर्मेटिंग का स्टाइल आता है वो जनरल आता है। उसके बाद हमारे पास नंबर की ऑप्शंस हैं, इनको कैसे यूज़ करना है हम उसके बारे में बात करते हैं। यहाँ पे हमारे पास डेसिमल प्लेसेस, एक नंबर जो हमने टाइप किया हुआ है, मान लीजिए 32 लिखा हुआ है, तो 32 के बाद डेसिमल के पीछे कितने ज़ीरोज़ आने चाहिए या कितने पॉइंट्स तक हमें उसको यूज़ करना है, राइट। अगर हम इसको 02 कर देंगे, मान लीजिए यहाँ पे यूनिट्स लिखी हुई हैं, यूनिट्स तो चलो डेसिमल में नहीं होंगी, यहाँ पे यूनिट कॉस्ट है वो डेसिमल में हो सकती है, तो उसकी फॉर्मेटिंग हम करके देखते हैं एक बार। फॉर्मेट सेल्स, यहाँ पे गए हम इसको। सो डेसिमल पॉइंट्स के बाद हम देख रहे हैं यहाँ पे 1 है, अगर हम इसको 2 और 3 कर देंगे तो हमारे पास इस तरह से ये डिस्प्ले होगा, ठीक है। सो इसको हम फिर से देखते हैं। उसके बाद जो सिंबल लगाना है वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। सिंबल किसी भी कंट्री का हो या रुपीज़ का हो, डॉलर का हो, तो उसको आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे बहुत इम्पॉर्टेंट ऑप्शंस दी गई हैं कि अगर आपके पास कोई नेगेटिव नंबर है, फॉर एग्जांपल आप अकाउंटिंग का काम कर रहे हैं तो उसमें डेबिट भी आएगा, क्रेडिट भी आएगा, कोई एंट्री इस तरह से होगी, या आप माइनस आएगा, कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशंस कर रहे हैं तो नेगेटिव फिगर आनी चाहिए। तो वो जो नेगेटिव फिगर है वो किस तरह से यहाँ पे डिस्प्ले होनी चाहिए, वो सिंपली माइनस लिखा हुआ नज़र आए, या अगर उसका कलर है वो चेंज हो जाए, तो जो रुपी साइन है, जो हमारा जो करेंसी का साइन है उसके आगे होना चाहिए या पीछे होना चाहिए, कि वो सारी सेटिंग आप यहाँ से कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है सो दोस्तों डेट का। डेट हमने उसी हिसाब से देखा कि यहाँ पे बहुत सारे फॉर्मेट्स दिए हुए हैं। जिस टाइप में आप यहाँ पे डिस्प्ले चाहते हैं उसको आप सिलेक्ट कर सकते हैं इंग्लिश इंडिया के हिसाब से। यहाँ पे आप कंट्री के हिसाब से भी उनको यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इंग्लिश अमेरिकन आप देखें, ऑस्ट्रेलियन देखें, तो वहाँ पे ऑप्शंस आपको और भी बहुत सारी नज़र आ जाएंगी जो उन कंट्रीज़ में मोस्ट ऑफ द टाइम स्टैंडर्ड तौर पे यूज़ की जाती है। इसको हम इंग्लिश इंडिया के हिसाब से यूज़ करेंगे। नेक्स्ट आ जाता है टाइम दोस्तों। अगर यहाँ पे आपके किसी कॉलम में टाइम आ रहा है
तो उसको कैसे डिस्प्ले करना चाहिए AM PM, सो वो उसकी सेटिंग भी आप अलग से यहाँ पे कर सकते हैं। परसेंटेज बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और इसका साइन जो है यहाँ पे भी आ रहा है। कई बार हमें कैलकुलेट करना होता है परसेंटेज। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखते हैं 25 डिवाइड बाय 150, इसमें हम कर क्या रहे हैं, 150 का कितने प्रतिशत है वो देख रहे हैं। तो हम इसको यहाँ पे डिवाइड करते हैं, हमारे पास ये फिगर आ गई। इसको हम क्लिक करके यहाँ से परसेंटेज का जो साइन है उस पर क्लिक करते हैं और ये हमें बता देता है कि ये 17% है। हमारे पास यहाँ पे परसेंटेज का साइन भी आ जाता है और कितने डेसिमल पॉइंट्स तक हम इसको डिस्प्ले करना चाहते हैं वो भी हमारे पास यहाँ पे सेटिंग आ जाती है। सो अगर आपके पास किसी कॉलम में परसेंटेज आ रही है तो इस तरीके से आप उसकी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। आगे चलते हैं, फॉर्मेट सेल्स में और कौन कौन सी ऑप्शंस हैं उनके बारे में देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास फ्रैक्शन की आ जाती है। परसेंटेज के बाद आपके पास कोई डेसिमल्स में कोई पॉइंट दिया हुआ है और उसको आप उसमें फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो वो भी किया जा सकता है। आप उसको यहाँ पे टाइप कीजिए, 0.5 लिखा हुआ है आपने, ये यहाँ पे हमने डेट का फॉर्मेटिंग लगाया हुआ है। यहाँ पे बात करते हैं, अगर आपके पास कोई पॉइंट्स में कोई फिगर दी हुई है, मान लीजिए 0.5 दिया हुआ है, आप चाहते हैं कि ये हमारे पास फ्रैक्शंस में आए, तो हम फॉर्मेट सेल्स में जाने के बाद इसको फ्रैक्शन यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं और किस तरह से डिस्प्ले हो वो भी यहाँ पे हम सिलेक्ट कर सकते हैं। सो आपको देखिए यहाँ पे ये फॉर्मेट में कन्वर्ट हो गया है। ये सिर्फ डिस्प्ले में आ रहा है दोस्तों पहले की तरह ही, और यहाँ पे और जो एड्रेस बार में हमें ये 0.5 ही नज़र आ रहा है। तो इस बात का ध्यान रखना है, ऐसा नहीं है कि इसको हमने 1/2 और या 1/2 टाइप किया है, इसको हमने सिर्फ डिस्प्ले के लिए 0.5 को हमने फ्रैक्शन में डिस्प्ले किया है। नेक्स्ट जो हमारे पास सबसे इम्पॉर्टेंट ऑप्शन आती है नंबर फॉर्मेटिंग में, वो आती है कस्टम। कस्टम फॉर्मेटिंग में दोस्तों हम और चीज़ें देखते हैं। सबसे पहले कुछ हम एग्जांपल्स लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास चेक नंबर है। कई बार होता क्या है कि हमें कुछ नंबर्स में ज़ीरो मेंटेन करनी होती है। मान लीजिए हमने चेक नंबर हमारे पास आए हैं तो हमारे पास पहले 00 लिखा हुआ है, फिर 425 लिखा हुआ है। इसकी हम फॉर्मेटिंग जनरल कर देते हैं, करेंसी में आ रही है, राइट। सो जब हमने टाइप किया 000425 तो इसने आगे की ज़ीरे उड़ा दी। तो वो जब हमें ज़ीरोज़ मेंटेन करनी होती है तो हम कस्टम फॉर्मेटिंग यूज़ कर सकते हैं। देखिए इसको कैसे करते हैं, तो हम यहाँ पे राइट क्लिक करते हैं इस सेल में, फॉर्मेट सेल्स, कस्टम में गए तो आपको जितने डिजिट्स मेंटेन करने होते हैं, मान लीजिए 6 डिजिट मेंटेन करने हैं तो आप वहाँ पे 6 ज़ीरो डाल दीजिए, 1 2 3 4 5 6। ओके, अब जब मैं यहाँ पे टाइप करूँगा 000425 और सिंपली 425 ऐड करते हैं तो आपने देखा कि ये आगे 3 ज़ीरो ऐड कर देगा, ठीक है। और इसी हिसाब से नीचे भी हम देखते हैं, हमने 4 डिजिट लिए तो उसमें 2 ऐड कर दी, 2 डिजिट लिखे 4 ज़ीरोज़ ऐड कर दी। तो यहाँ पे 6 डिजिट्स को हमने मेंटेन किया हुआ है। तो अगर आपको कहीं पे ज़रूरत पड़ती है तो इस हिसाब से इसको यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ डिस्प्ले चेंज हुआ है दोस्तों, ये भी इस बात का भी ध्यान रखना है कि सिर्फ डिस्प्ले चेंज हुआ है। यहाँ पे ये आपको प्रिंट में नज़र आएगा और यहाँ पे हमारे पास 425 ही है। ओके, उसी हिसाब से जैसे हम देखते हैं कि मोबाइल नंबर होता है हमारे पास, तो मोबाइल नंबर हमारा कहाँ से शुरू होता है, +91 से। तो आप कोई मोबाइल नंबर लिखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि उसके आगे +91 अलग से ऐड हो जाए, तो उसको कैसे कर सकते हैं, हम यहाँ पे इसकी फॉर्मेट सेल्स में जाते हैं, कस्टम में जाते हैं, यहाँ पे हम टाइप कर देते हैं +91, स्पेस देना चाहते हैं स्पेस दे सकते हैं, और यहाँ पे 10 ज़ीरोज़ ऐड कर सकते हैं, 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, यहाँ पे हमने ऐड किया। जब आप यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर लिखेंगे, मान लीजिए मैं कोई मोबाइल नंबर लिखता हूँ, ओके, तो
इसका जो डिस्प्ले आएगा वो इस हिसाब से अपने आप +91 यहाँ पे ऐड हो जाएगा। ओके, उसी हिसाब से कोई फ़ोन नंबर है, मान लीजिए। होता क्या है कि कई बार जब हमारे पास फ़ोन नंबर्स आते हैं तो वहाँ पे डैश 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 लिखा हुआ होता है, तो उसको कैसे डिस्प्ले कर सकते हैं? सेम ऑप्शन हम कस्टम में जाने के बाद कस्टम में हम देखते हैं यहाँ पे कि हमने कोई फ़ोन नंबर है, तो हर 3 डिजिट के बाद एक हम चाहते हैं कि डैश वहाँ पे आ जाए, तो हम लिखते हैं 000-000-000। ओके करेंगे। और जब भी मैं यहाँ पे कोई फ़ोन नंबर टाइप करूँगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो वो मुझे इस तरह से डिस्प्ले होगा। ये भी कई बार हमें ज़रूरत पड़ती है। और सबसे ज़्यादा ज़रूरत जो लोग ज़्यादा एक्सेल पे काम करते हैं, अकाउंटिंग में है, उनको अकाउंट नंबर डालने में दिक्कत आती है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम जो अकाउंट नंबर होता है 10-11 डिजिट से ऊपर होता है, राइट। सो अगर मैं यहाँ पे कोई 11 डिजिट्स का नंबर डालता हूँ तो अपने आप साइंटिफिक में कन्वर्ट हो जाता है, राइट दोस्तों। आपने देखा कि ये साइंटिफिक फॉर्मेट में चला जाता है बाय डिफ़ॉल्ट, और हमें डिस्प्ले में भी नहीं आता, बट हमारे ये यहाँ पे एड्रेस बार में एक्चुअल नंबर शो हो रहा होता है। अगर आपको ये डिस्प्ले में भी चाहिए तो क्या करना चाहिए? आप इस पर राइट क्लिक कीजिए, फॉर्मेट सेल में जाइए, कस्टम में। आप इसको टेक्स्ट में कन्वर्ट करने की जगह सिंपली यहाँ पे 1 और 2 हैश डाल सकते हैं। हमने यहाँ पे हैश डाला, ओके किया, तो वो नंबर जो आपको यहाँ पे डिस्प्ले होना शुरू हो जाएगा। और इसकी भी एक लिमिटेशन है दोस्तों, इसको आप 15 डिजिट तक ही डिस्प्ले कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच।